हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, दृष्टि की कंप्लीट मैगजीन यहां पर आ चुकी है और हम लोग यहां पर सबसे पहले इसका राष्ट्रीय परिदृश्य कवर करेंगे। और आप जिन्होंने मैगजीन खरीदी होगी उन्होंने देखा होगा कि स्टार्टिंग में वन लाइनर है और वन लाइनर को मैंने 5 पार्ट में ख़त्म कर दिया है। जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जीके बाय ब्रजेश इसी यूट्यूब चैनल पर। बाकी मैं अब यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर वर्णन करूँगा जो भी चीज़ें टॉपिक वाइज हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, उसके बाद एक राष्ट्रीय परिदृश्य भी लंबा है तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने इंडेक्स है और पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण, पीएम जनमन, नमो ड्रोन दीदी योजना, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव, इसको भी कवर करेंगे क्योंकि विधानसभा सीटों का चुनाव या उसके अध्यक्ष, स्पीकर, वो सब मिलाने को आता है। 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, मेरा युवा भारत योजना, अमृत महोत्सव, नमो भारत ट्रेन, तो इन सब तरह के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों के पास मैगजीन है वो लोग मैगजीन लेकर बैठ जाएं, साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जाएं उसको अंडरलाइन करें, बाद में रिवीजन करने में आपके काम आएगा। क्योंकि पूरी मैगजीन आप दोबारा नहीं रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि पूरी थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे वही आप रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि देश की राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं पर और मंत्रालयों की घटनाओं पर कि किसी मंत्रालय ने कोई नोडल एजेंसी बनी है, कोई प्रोग्राम चलाया है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण है। तो देखिए ये 2023 का, तो ये लगातार कई वर्षों से निकल रहा है। 11 जनवरी 2024 को द्रौपदी मुर्मू जी ने ये सर्वेक्षण घोषित किया। इसमें क्या है कि 4477 शहरों का आकलन किया गया। ठीक है, इसमें से 61 कैंटोनमेंट एरिया हैं जिसे हम कैंट एरिया भी शॉर्ट में बोलते हैं, और 88 गंगा के किनारे शहर हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन सा शहर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में देखिए लगातार 7वीं बार इंदौर को, तो इंदौर यहाँ पर क्या हुआ है कि लगातार इसको 7वीं बार यहाँ पर फर्स्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, कलर ठीक कर लेते जिससे कि आपको थोड़ा सा चीज़ें स्पष्ट दिखे। और सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर के साथ साथ सूरत को भी क्या है, प्रथम रैंक प्रदान की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 लाख से आबादी वाले शहरों में देखिए इंदौर एमपी का फर्स्ट है, सूरत ये भी फर्स्ट है, थर्ड पे हो सकता है स्कोर उतना ना हुआ हो, तो थर्ड पे नवी मुंबई और चौथे पे विशाखापत्तनम है। तो ये हमारे 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हो गए। 1 लाख से कम आबादी वाले में देखिए यहाँ पर क्या है, सासवाड़ा महाराष्ट्र और पाटन ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 लाख से कम शहरों वालों में। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है या हार्ड कॉपी नहीं है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल ये तो सिटीज़ थी। शीर्ष 5 राज्यों में देखिए भाई क्या है, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़, ये 3 टॉप पे राज्य हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो 27 राज्यों में उत्तर प्रदेश का देखिए क्या है, 9th प्लेस है। ठीक है, और यूपी पीसीएस, यूपी आरओ या कोई भी परीक्षा हो, यूपी पुलिस, इन सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। बिहार 15वें नंबर पे। गंगा के किनारे बसे शहरों में दोस्तों देखिए बनारस, प्रयागराज और बिजनौर। ठीक है, ये तो यूपी का हो गया। हरिद्वार क्या है, उत्तराखंड का है, जो शहर क्या है स्वच्छता सर्वेक्षण में 4थे नंबर पे है। हमें बनारस, प्रयागराज, बिजनौर जरूर याद रखना है। अब कैंटनमेंट एरिया में देखिए जो एमपी की महू छावनी है, ये सबसे स्वच्छ छावनी या कैंटनमेंट एरिया घोषित किया है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 20 शहरों में नोएडा का 14वां स्थान है, गाजियाबाद 38, अलीगढ़ 40, बनारस 41 और राजधानी लखनऊ को 44वां स्थान मिला है। ठीक है, और चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली शहर, तो शहरों में आपके सामने हो जाएगा इंदौर और सूरत 1 लाख से आबादी वाले में, 1 लाख से कम वाले में सासवाड़ा और पाटन, और गंगा के किनारे में बनारस। ठीक है, और यूपी का ओवरऑल 9th है महू छावनी। तो ये जो हमने हाईलाइट कर रखा है उसको आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं, हम लोगों को पूरा कवर करना है। और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ कम से कम इस 224 पेज हैं और 224 में से स्टार्टिंग के जो कम से कम जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा रखे हैं 18 पेज पढ़ा रखे हैं जो वन लाइनर वाले हैं। बाकी जो बचते हैं 206 के पास, तो उसमें हम मान के चलते हैं 200, तो 20-20 पेज कवर करेंगे तो 10 दिन में कवर हो जाएगा। कचरा मुक्त शहर में देखिए क्या है, नोएडा को 5 स्टार शहर घोषित किया गया है। और स्वच्छ भारत का यहाँ पर गीत है, नया संकल्प नया प्रकलन,
अब आपके सामने आएगा फिर ये क्या है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देखिए भैया यही टिक करिएगा, नहीं खुद घर से निकलना पड़ेगा, ठीक है। इस गीत के गायक जो है कैलाश खेर हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम जनमन क्या है भाई साहब, देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है 10.45 करोड़ है, और 18 राज्य और अंडमान निकोबार को मिलाकर 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों के वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजीज बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसमें क्या किया है, तो बजट था 2023-24 का, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी ने, ये पिछले साल की बजट की बात हो रही है, इस साल नहीं आया है, ठीक है, इसीलिए 23-24 पूरे एक साल का लिखा जाता है। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया और कहा गया था कि अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। क्या होगा, इन जनजातीय परिवारों को एक सुरक्षित आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूर संचार संपर्क और लिवलीहुड यानी आजीविका की उपलब्धता कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। और 15 नवंबर को, अब ये स्मरणीय तथ्य जितने हैं ये हमें दोस्तों ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के, अब ये भी पूछा जाता है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे किया गया है, ये 16 नवंबर को मनाते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कब मना रहे, 15 नवंबर को। तो झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री ने यहाँ, मतलब प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन कहा गया, ठीक है। तो क्या करना है, 9 मंत्रालय की मदद से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट हमने बात करी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल 220 जिलों में 22,500 अधिक बस्तियाँ क्या है, 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। पीवीटीजीज का फुल फॉर्म याद रखिए। और जो 11 क्षेत्र हैं इसमें स्वच्छता, सफाई, शिक्षा, घर और जीविका, इसी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, नमो ड्रोन दीदी योजना। तो देखिए ड्रोन क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड कराए जाएंगे, किसके लिए, कि देखिए अभी क्या होता है कि जो खाद वगैरह, जो उर्वरक प्रयोग की जाती है, उसमें क्या है कि हम लोग ऐसे खेतों में हाथ से छिड़काव करते हैं तो प्रॉपर पड़ भी नहीं पाती है, कभी कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो उसके लिए एक नई योजना आई है, देखिए पहले समझ लेते हैं। उर्वरक जो है हमारा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, लेकिन हम लोग के यहाँ गैस, फॉस्फेट और पोटास खनिजों की उपलब्धता नहीं है, इसलिए हम लोग आयात भी करते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते भी, इंपोर्ट उसमें हम लोग के साथ, चाइना के साथ पार्टनरशिप इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो उर्वरक की आयात पर निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई और वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया, जिसके परिणामस्वरूप तरल नैनो उर्वरक, ये क्या होगा कि ड्रोन में भरकर लिक्विड रूप में इसका छिड़काव किया जाएगा। तो नैनो यूरिया, डीएपी जैसे जो, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो जो नैनो यहाँ पर उर्वरक है, इसका विकास जो है नैनो डीएपी जैसे नए तरल उर्वरक के विकास ने खेतों में उर्वरक के छिड़काव को कुशल प्रणाली को विकास की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। अब देखिए किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों की क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों का छिड़काव स्वचालित हो सकेगा। तो स्मरणीय तथ्य देखिए यहाँ पर जो याद करने वाले हैं, 29 नवंबर को योजना शुरू की गई। 30 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। तो मंजूरी 29 को मिली है, 30 को शुरुआत की गई है। सेंट्रल ये स्कीम है और यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, इसको ड्रोन प्रदान किया जाएगा और ड्रोन से किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर भी दिया जा सकेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ड्रोन का उपयोग किसान खेतों में नैनो उर्वरक कीटनाशक के छिड़काव के लिए करेंगे। देखिए पहले 500 ड्रोन उर्वरक कंपनियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, बाकी 14,500 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो देखिए ड्रोन की लागत लगभग 10 लाख है, जिसमें से 80% मतलब 8 लाख रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हमने आपको पहले पॉइंट बताए हैं। स्पीड को दोस्तों इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ जिससे कि मैगजीन बड़ी है और बाद में आप स्पीड को घटा बढ़ाकर भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जल्दी जल्दी से मैं बताऊं, जिससे कि आप इसके मल्टीपल रिवीजन करें। 10 मैगजीन के पीछे नहीं भागना दोस्तों, सिर्फ इसी मैगजीन को आप बार बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, किसी एक सदस्य को ड्रोन टेक्नीशियन या सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त में भी नरेंद्र मोदी ने यानी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। अभी देखिए दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हुए। तो आप कहोगे सर 5 राज्यों से हम लोग का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, क्योंकि वहाँ की विधानसभा के स्पीकर हमें याद रखने हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हो सकता है राज्य और उसके सामने के मुख्यमंत्री मिलाने को आ सकते हैं, या उनकी विधानसभा सीटें मिलाने को आ सकती हैं दोस्तों। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(1) के साथ और 324 के साथ जनप्रति प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यहाँ पर क्या निर्वाचन आयोग ने नई विधानसभाओं के गठन के लिए क्या है चुनाव कराने के लिए घोषणा जारी की। तो ये 5 राज्य कौन से हैं? देखिए, राज्य भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप कौन कौन से राज्य बचाओगे भाई? छत्तीसगढ़, एमपी, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। आप स्वयं से एनालिसिस करिए, क्या आपको इन 5 राज्यों की विधानसभा सीटें मालूम है? अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। चलिए तो देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। तो यहाँ पर देखिए, बस ये सब आप समझते हैं कि ऐसे इलेक्शन में पूछा जाएगा कितनी विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो 90 सीट हैं, 10 वहाँ एससी के लिए और 29 एसटी के लिए उपलब्ध है, क्योंकि एसटी की पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से वहाँ पर क्या है कि एसटी के लिए सीटें 29 हैं, तो टोटल 90 सीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों याद करने वाली जो बातें हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें जीके बाय ब्रजेश, उस पर आपको ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब देखिए कितने चरणों में चुनाव हुआ? 2 में। ठीक है, अब ये 1 में क्या हुआ, 2 में हुआ, उससे आपको नहीं मतलब है। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, इनका शुभंकर चुनाई चिराई है। अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए इसके परिणाम जब 3 दिसंबर को आए तो बीजेपी यहाँ पर जीती। ठीक है, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 90 सीट हो गई और उसमें से बीजेपी ने यहाँ पर जीता। 2 चरणों में चुनाव हुआ और 19 महिलाएं इसमें निर्वाचित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए सर्दी जुकाम है, इस वजह से आवाज़ थोड़ा सा मेरी भारी मिलेगी। जैसे जैसे ठीक होगी आपको आवाज़ भी मैं कोशिश करूंगा ठीक हो जाए जल्दी से, जिससे कि आपको क्लियर आवाज़ में बता सकूं। ठीक है, तो देखिए 13 दिसंबर को रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, अब इनकी खासियत ये है कि पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और व्यक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से हैं और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हमें याद रखना है कि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे उनको क्या है विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एनालिसिस देख लीजिए साथ में। बीजेपी यहाँ पर जीती है, कांग्रेस हारी है, सीटें इस तरीके से मिली हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं दोस्तों। अब अगला आ गया एमपी, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी से ही काट के छत्तीसगढ़ बना था। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ का यहाँ पर है, सॉरी एमपी की बात हो रही है। एमपी में कुल सीटें कितनी हैं? 230। छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितनी थी? 90। ठीक है, तो 35 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए हैं, 47 सीटें एसटी के लिए यानी जनजाति के लिए। यहाँ पर एक ही चरण में चुनाव हुआ है और ये 17 नवंबर को संपन्न हुआ था। अब देखिए जब यहाँ पर परिणाम घोषित हुए तो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी थी और उसी ने यहाँ पर 70% से अधिक वोट लेकर जीता। 27 महिलाएं यहाँ पर चुनी गई हैं और भोपाल में मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ मिली, जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, तो क्या कहते हैं जिनको मामा भी बोलते थे, तो उनको क्या किया है, उनको दोबारा मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बने हैं, ये मोहन यादव बने हैं। ठीक है, तो अब ये जो जिनका मोहन यादव की कौन सी सीट थी? उज्जैन दक्षिण विधानसभा से थी और यहाँ के नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर परिणाम है, तो कुल सीटों में यहाँ पर क्या है 163 पे यहाँ पर बीजेपी है और क्या है कि 66 पे कांग्रेस, 1 पर भारत आदिवासी पार्टी। ठीक है, टोटल कितनी 230 सीटें थी। अब हम लोग आते हैं इसके बाद मिजोरम पे, तो 230 हो गई एमपी में, 90 हो गई छत्तीसगढ़ में। मैंने स्पीकर भी बता दिए और मुख्यमंत्री भी बता दिए। तो मिजोरम में देखिए टोटल 40 सीटें हैं और 39 सीटें एसटी के लिए हैं, क्योंकि एसटी पॉपुलेशन ही वहां पर ज़्यादा है। ठीक, एक चरण में चुनाव हुआ यहाँ पर, आगे देखते हैं। 7 नवंबर को चुनाव हुआ
और नवी विधानसभा मतलब जो मिजोरम विधानसभा के गठन के लिए 4 दिसंबर को जब रिजल्ट आए तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, अब क्या है कि 2023 में चुनाव में इस दल में पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया था। ठीक है, और इसमें कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। पहली बार है जहाँ पे इतनी महिलाएं हो रही हैं, एक से अधिक महिला का मतलब क्या हुआ है कि विधायक के रूप में चुनी गई है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में सगत, ये आईपीएस रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी के समय सिक्योरिटी के रूप में भी रह चुके हैं। अभी आगे इस पर हम बात कर लेंगे। तो ठीक है, तो देखिए लाल दुहोमा के बारे में बात कर लेते हैं। ये आईपीएस अधिकारी मिजोरम के 6ठे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र सेरशिप है और आईपीएस अधिकारी के रूप में ये जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, इनकी सुरक्षा में ये तैनात रह चुके हैं। ठीक है, उससे पहले ये कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 84 में लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे और 88 में दल बदल विरोध कानून के कारण अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद भी थे लाल दुहोमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव हुआ, हार गई, बीजेपी की सरकार आ गई। कुल वहां पर 200 सीटें हैं। मिजोरम में 40, एमपी में 230, छत्तीसगढ़ में 90। ये हमें याद रखना। 34 यहाँ पर एससी के लिए और 25 यहाँ पर एसटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से है। तो अब देखते हैं राजस्थान के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, एक चरण में चुनाव हुआ है, 25 नवंबर को हुआ है और यहाँ पर क्या है कि 3 दिसंबर को चुनाव आए। क्लियर? एक जगह को शायद छोड़ के सब जगह 3 पे है, आप देख लीजिएगा। 200 सीट में से 199 सीटों के लिए चुनाव किया गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। श्री गंगानगर जिले के करणपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है गुरमीत सिंह कूनर जी का निधन हो गया था और निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। और 8 जनवरी को करणपुर विधानसभा में उपचुनाव घोषित किया गया। तो इस सीट पर रुपिंदर सिंह कूनर, जो हो सकता है उन्हीं के परिवार से हो या कांग्रेस पार्टी के थे, ये चुनाव हुआ और ये विजय घोषित हुए। ठीक है, लेकिन राजस्थान में जीता किसने? बीजेपी। तो 200 में से 20 महिलाएं हुई और भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, तो भजन लाल शर्मा है, ये प्रथम अवसर है जब भजन लाल शर्मा विधायक बने और सीधे सीएम बने। ठीक है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं। वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देख लीजिए भाई, 115 और बीजेपी को मिली, 70 कांग्रेस को और 3 भारत आदिवासी पार्टी को मिली। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, तेलंगाना का देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी राज्यों का इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में टोटल 119 विधानसभा सीटें हैं, 19 एससी के लिए, 12 एसटी के लिए और एक चरण में यहाँ पर चुनाव हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 71.34% मतदान हुआ और जब रिजल्ट आया 3 दिसंबर को, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी यहाँ पर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर क्या है कि देखिए जो है अनुमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और ये कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 300। अब ये इलेक्शन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक फैसला आया उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ऐतिहासिक निर्णय है। देखिए, आपको पता है कि 2019 में 5 अगस्त और 6 अगस्त को राज्यसभा लोकसभा से विधेयक पार करके जो 370 का स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते थोड़ा हिस्ट्री की। 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। तो 370 के तहत भारत की संसद जम्मू कश्मीर के केवल सीमित विषयों पर कानून बना सकती थी। तो जब आप नियम कानून पढ़ते होंगे तो उस पर लिखा रहता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर चेंज किया गया था और उसी चीज़ पे निर्णय आया। तो देखिए निर्णय क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखिए वहाँ पर 2 थे, 370 और 35 है। 35 के तहत वहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकते थे। तो यहाँ पर देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ है यहाँ पर 5-0 से फैसला दिया और कहा कि जो 370 और 35 को निरस्त किया गया वो वैध ठहराया गया। इसमें कौन कौन से जस्टिस थे? तो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, ये अध्यक्ष थे क्योंकि इस समय वही CJI हैं, और SK कौल
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। तो 5 अगस्त 2019 को निर्णय हुआ था कि संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, ना कि उसका विघटन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और बाद में इसको क्या किया है कि एक प्रावधान था कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संबंध में आदेश जारी कर सकता है। तो 5 अगस्त को ये ऐसा करके किया गया। अब यहाँ पर इसी निर्णय को यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। इसमें जो समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए एक विधेयक आया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन 2023। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या प्रावधान। 11 दिसंबर को ये विधेयक पारित किया गया और इसमें क्या है कि 2004 की धारा में 2004 की धारा 2 में संशोधन करना है। क्या था भाई, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरी तथा व्यावसायिक स्थानों में प्रवेश के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, ये याद रखना। तो 2004 में जो अधिनियम था जम्मू कश्मीर आरक्षण पर, कमजोर और वंचित वर्ग शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर आप समझ लिए, बस ये है कि डेट याद रखिएगा और ये जो संविधान की पीठ है उसको भी मैंने यहाँ पर आपसे बताया है, उसको भी आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक विधेयक जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन द्वितीय संशोधन हुआ, तो इसमें क्या किया गया था कि इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो जम्मू कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में महिलाओं के लिए 1/3। तो इसमें कहा जहां तक संभव हो, ऐसा नहीं कि कर ही देना है, बट इतने तक प्रावधान किया गया है, 1/3 का किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, मेरा युवा भारत। देखिए वीडियो लंबा जाएगा दोस्तों क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि देखिए अभी हम लोग किस पेज पे हैं, हम लोग 25 पे हैं, तो 30 पेज तक कवर कर लेते हैं और अगले 30 पेज यानी 2 पार्ट में राष्ट्रीय परिदृश्य हो जाएगा। वीडियो को बढ़ने दीजिए, बट मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया दोस्तों, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। तो 15 अगस्त 2022 को भारतीय स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ थी, तो 75 से लेकर 100 वर्ष तक जब पूरे होंगे 2047 में, इस 25 वर्ष की अवधि को अमृतकाल कहा गया ना। तो आप सुनते होंगे नरेंद्र मोदी जी से या और लोगों से कि अमृतकाल है, अमृतकाल है। तो यही अमृतकाल है कि 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक यानी टोटल 25 वर्ष को हमने अमृतकाल कहा है। और 2047 तक जब भारत आज़ाद होगा तो कुछ टारगेट है जिनको पूरा करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या किया गया है। अब क्या है कि विजन 47 को साकार करने के लिए ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवा, शहरी युवा और ग्रामीण शहरी युवाओं के एकल मंच पर ला सके। देखिए युवा जो है गांव में भी है, शहरों में भी है, इनको क्या है हमें एक मंच पर लाना है। और क्या है मेरा युवा भारत, तो इसके तहत क्या है कि देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस कब 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। इस पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इसमें खेल मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, यह क्या करेगा, युवा विकास और युवा नेतृत्व करने वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। मेरा युवा भारत देश को युवाओं के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का प्रावधान किया गया है। कब शुरू किया गया है, तो 31 अक्टूबर यानी जो एकता दिवस है। क्या उद्देश्य है कि गांव और शहरों के युवाओं को एक मंच पर लाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लाभान्वित किसे करेगा, 15 से 29 वर्ग के आयु के लोग को लाभान्वित करेगा, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम में 10 वर्ष से 19 वर्ष के लोग भी इस पे लाभान्वित होंगे। देखिए फिजिटल, एक नया टर्म आ रहा है फिजिटल, मतलब फिजिकली और डिजिटली दोनों रूप से यहाँ पर जुड़ने का अवसर है। या तो कहीं पर आप एक समूह में इकट्ठा होंगे या फिर डिजिटली भी आप इनरोल होकर ऐसे कार्यक्रम के रूप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह पर सक्रिय संचालक के रूप में ये मदद करेगा। तो ये आपका हो गया। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन देखिए क्या है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव मनाने और यहाँ के लोगों को संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल थी। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और इसी दौरान प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस को मनाने की घोषणा की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, अब देखिए
26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस मनाएंगे, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका, जिस दिन पाकिस्तान बना था भारत का एक अंक कट के, ठीक है। तो इसमें देखिए याद करने वाले तथ्य क्या है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस, बार बार कह रहा हूं 31 अक्टूबर याद कर लीजिए, नई दिल्ली पर कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ क्या है दोस्तों, जो आपने देखा होगा जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक रास्ता जाता था, ठीक है, तो उसको कर्तव्य पथ का नाम कर्तव्य पथ बदल कर दिया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इसी के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया और इसकी शुरुआत जो हुई 12 मार्च 2021 को हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना। और इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा और राजस्थान। यूटीज में जम्मू कश्मीर, राज्यों में गुजरात, ये हमें याद करना यहाँ पर है। अगला तो अब देखिए यहाँ पर जो मंत्रालय है, इसमें विदेश मंत्रालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने, और तीसरा रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। तो अब देखिए मेरी माटी मेरा देश क्या है। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है, जिसे भारत के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और ये अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था, 9 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चला। और जो शहीद हुए वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर आयोजित किया, उनके बलिदान को याद किया गया। और टैग लाइन थी मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, तो ये हमें याद रखना है। देखिए बस 4 पेज और बचे, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य टोटल 52 पेज में है, तो हम कोशिश करेंगे इसको 2-2 पेज में लेकर कवर करेंगे। तो नमो भारत भारत की पहली रैपिड रेल सेवा क्या है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या किया गया है। प्रधानमंत्री के विजन के रूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट RRTS जिसको बोलते हैं, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अब ये क्या है कि क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है, ठीक। ये एक समर्पित उच्च गति से चलेगी, उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा है। एक शहर से दूसरे शहर में सुरक्षित विश्वसनीय आवागमन की सुविधा को उपलब्ध कराना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो RRTS है मेट्रो रेल से भिन्न है, क्योंकि इसकी अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। क्योंकि मेट्रो रेल तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, बाकी जो RRTS है, जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है यहाँ पर, वो लंबी दूरी के लिए है। और मेट्रो से 3 गुनी अधिक यहाँ पर गति होगी, ठीक है। और यहाँ पर कम स्टॉपेज रहेंगे, जिससे कि लोग लंबी दूरी को कम समय में तय कर सकें। तो आपने ये समझ गया। और 8 गलियारे बनेंगे, तो 8 गलियारे हमें देखिए याद करने। 8 गलियारे कौन है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए 8 गलियारे यहाँ पर जो बनेंगे RRTS के तहत, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद, बल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ और गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शाहदरा बड़ौद। तो ये कुछ जोन है, आप याद कर सकते हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शाहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड, यानी सबसे पहले यही इनिशिएट हुआ। और नमो भारत ट्रेन इसको देश को समर्पित करी गई, ठीक है, याद रखना। साहिबाबाद से दुराई डिपो को जोड़ने वाली पहला यही चलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी है, 82.15 किलोमीटर है, यहाँ पर हमें याद रखना है। और 180 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे में कम समय में तय की जा सकेगी। तो इसकी गति 160 किलोमीटर होगी और एवरेज कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, गंगेय डॉल्फिन। तो गंगेय डॉल्फिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का ये जलीय जीव है और ये इससे पहले देश का भी जलीय जीव बन चुका है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टिका गैगेटिका। प्लैटनिस्टा गैंगेटिका इसका नाम है, ठीक है। तो ये मीठे पानी पाई जाती है, बहुत पूछा जाता है। तो अब क्या है कि 4 प्रजातियां हैं, 3 मीठे पानी में पाई जाती हैं, क्लियर। तो ये हमें याद रखना है। और जो एक है वो आपके अमेजन नदी है, खारे पानी में पाई जाने वाली है, तो ये हमें याद रखना है।
2006 में चाइना ने इसको विलुप्त घोषित किया था और गंगा नदी को हम लोग टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जानते हैं। और गंगा वाली जो है केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये स्तनधारी अंधे होते हैं लेकिन अपने उत्कृष्ट इकोलोकेशन के कारण यहाँ पर क्या है कि अपने को ये मूवमेंट करा पाते हैं, ठीक है। चलिए, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करके ये अपना क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो याद करने वाली बात यहाँ पर है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के द्वारा, जल विभाग मत कर दीजिएगा कि जल विभाग है तो जल ही में रहती है इसलिए जल विभाग, ठीक है। तो वन विभाग के द्वारा गंगे डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। इससे पहले दोस्तों क्या हुआ कि मई 2010 में तो केंद्र सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 2008 में असम राज्य ने भी किया था और उसके पहले 2019 में पंजाब राज्य ने इसको जलीय पशु घोषित किया और उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है और जबकि देसी मांगुर क्या है, बिहार की राज्य मछली है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जिनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि जो आयुसीएन की लाल सूची या रेड लिस्ट आती है इसको संकटाग्रस्त रखा गया है, इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध किया गया है। अब साइट्स का फुल फॉर्म लिखा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। फौना मतलब जीव जंतु, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे। ये एक इंपॉर्टेंट है, घोल मछली। देखिए दोस्तों, भी जुकाम बहुत तगड़े से हो रखा है बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ, ठीक है। थोड़ा सहयोग की आपसे अपेक्षा है। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैगजीन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ख़त्म करा देंगे, क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन है तो उसके पहले मैं जल्दी से कवर करा दूंगा तो बाद में आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले पढ़ा और उसको हाईलाइट किया जो आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगर पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा और उसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, घोल मछली के बारे में देख लेते हैं। 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज मछली के रूप में घोषित किया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोटोनिमिया डाइकैंथस है और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से ये एक है। इसे गोल्ड फिश के नाम से भी जानते हैं और ठीक है, आर्थिक रूप से बहुमूल्य है, राज मछली के रूप में इसको घोषित किया गया, ठीक। अब गंगा नदी के किनारे जो गंगा नदी के डॉल्फिन के आवास है उसमें विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार में बहुत फेमस है। चलिए आगे देखते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। और 5 वर्ष को हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। क्या है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य? तो भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हैं जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फार्मूलरी और भारत की भेषज संहिता में क्या है कि प्रलेखित आयुर्वेद फॉर्मुलेशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं। मतलब जो भी हम लोग के यहाँ ग्रंथ साहित्य जो भी है उनकी सहायता से ये क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए याद करने वाली बात क्या है, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने नई दिल्ली में आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को लॉन्च किया और इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया। क्या करेगा भैया, आयुर्वेद में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। अब इनोवेशन क्या है, मैंने पहले भी बताया है, इन्वेंशन और इनोवेशन में फ़र्क है। इन्वेंशन में नई चीज़ हम लोग कोई बनाते हैं, ठीक है, तो वो नई खोज हो गई। अब पहले से वो चीज़ कोई बनी हुई है, उसमें अगर हम कोई टेक्नोलॉजी के सहायता से या किसी भी चीज़ से हम उसमें इन्हांस कर दें, क्वालिटी बढ़ा दें, दैट इज़ इनोवेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह पहल आयुर्वेद चिकित्सा को अपने नवाचारी अभ्यासों और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों को अनुभव को साझा करने का एक मंच प्रदान करेगी, ठीक है। और चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने का यहाँ पर संस्कृति बढ़ेगी। तो अब देखिए, भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी यानी इंडियन फार्माकोपिया इसको बोलते हैं। तो ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको एक संहिता प्रकाशित करी है और इसको एक आधिकारिक बुक के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखते हैं इसमें क्या किया जाता है, आगे देखते हैं।
तो 3 से 4 अक्टूबर को फार्माकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक हैदराबाद में हुई। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर पीडीजी की प्रथम बैठक थी, नहीं तो पहले इन्हीं देशों में होती थी। तो वर्ष 2019 के बाद प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली ये प्रथम बैठक थी, हमें ये याद रखना है। अब देखिए, इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो यहाँ पर पहले यूरोपी, जापानी और अमेरिकी पहले से शामिल है, अब इंडिया वाले भी इसमें शामिल हो गए। WHO इसमें क्या करता है, पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो पॉइंट है आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विद्यालय, देखिए एक्चुअली ये पे माँ बेटी मानी जाती हैं, और ये क्या था कि तेलंगाना में एक बड़ा एक विरोध हुआ था, जनजातीय आंदोलन हुआ था, उसी में इन दोनों लोगों का याद में एक आयोजन होता है, और उसी पे कभी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे समक्का सरलम्मा जठारा या मेदराम जतारा के नाम से भी जानते हैं, और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला भी, एशिया का सबसे बड़ा, सोचिए। और कुंभ मेला के बाद इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये एक द्विवार्षिक मेला है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वाई मंडल में मेदराम गांव में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसको मेदराम जतारा भी कहते हैं। यह मेली देवी समक्का सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, एक नेतृत्व किया था एक जनजातीय विद्रोह का, और इस माँ बेटी की इस जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा सूखे की स्थिति में जो कर लग रहा था उसके विरोध में इन लोगों ने सरम्मा सरक्का जो इन लोगों ने मिलकर किया था माँ बेटी ने। ठीक है, तो और ये राज उत्सव के रूप में ये घोषित कर दिया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर याद करने वाली बात है, 4 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को सदन में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई, और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, तो एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा, और तेलंगाना के मुलुगु जिले में ये विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा, हमें ये याद रखना है। ट्रैवल फॉर लाइफ देखते हैं क्या है दोस्तों, 1-2 पेज और बचे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट मैटर भी लंबा है, इसलिए हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। क्या उद्देश्य है भाई, पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यवाही को प्रेषित करना है। ठीक है, तो पहले पूछा जाएगा ट्रैवल फॉर लाइफ किसके लिए, पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए है। तो पर्यावरण की जीवन शैली से संबंधित है। लाइफ मतलब मिशन लाइफ को सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूके में यानी UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र COP26, ठीक है, वर्तमान में भी UAE में COP28 हुआ था, और ये COP26 की बात चल रही है। तो 20 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो जो प्रतिमा है उसके सामने मिशन लाइफ की औपचारिक घोषणा की थी। तो 2028 तक भारत के न्यूनतम 80% गाँवों को और स्थानीय शहरी निकायों को, अर्बन लोकल जो बॉडीज़ होती है, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, इनको पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। ठीक है, COP26 से नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया था और भारत इसको लीड कर रहा है। मिशन लाइफ पर्यावरण से संबंधित है, ये बात हमें याद करना। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में शामिल करने वाला पहला देश है। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो आपने समझ लिया। 27 दिसंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम, जहां पर G20 की बैठक हुई थी, नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, अब यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र के लिए है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ट्रैवल फॉर लाइफ, मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए, ट्रैवल फॉर लाइफ पर्यटन कार्यक्रम जो साथ में जलवायु को इसमें इंक्लूड करेगा। तो ये यहाँ पर उसकी सारी बातें हो गई। तो 8 केंद्रीय विषय इसके देखिए क्या है, ठीक है, ट्रैवल फॉर लाइफ की हमें ऊर्जा की बचत करनी है। उसके बाद क्या करना है, देखिए 8 पॉइंट में ऊर्जा की बचत, जल की बचत, एकल प्रयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक, पिछले साल जुलाई में इसको खत्म कर दिया गया था 2021 में। ठीक है, अपशिष्ट को कम करना, स्थानीय
व्यवसाय और समुदाय को सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति और धरोहर का सम्मान, स्थानीय खाद्य पदार्थों का हमें सेवन और प्राकृतिक धरोहर का हमें संरक्षण करना है। ये इसके 8 उद्देश्य हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ के कार्यक्रम के 2 भाग, पहला है स्वच्छता के लिए ट्रैवल और फिर ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से एक पर्यटन गांव घोषित किया जाता है। ठीक है, तो 27 सितंबर को पुरस्कार की घोषणा करी गई। तो इसमें हमें देखना है 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें इस तरह से 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 20 गांवों को रजत। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसमें गांव दावर बांदीपुरम पड़ता है जम्मू कश्मीर, सरमौली पिथौरागढ़ उत्तराखंड और रेग ममित जिला मिजोरम, ये 3 को याद रखना है। ये क्या है कि गोल्ड की श्रेणी में मिले हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में रजत श्रेणी में कुरौना ग्राम यहाँ पर क्या है शामिल है। ठीक है, चलिए अब जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, बस इसके बाद लास्ट पेज है, फिर इसको ख़त्म करेंगे ताकि आप नए पार्ट के लिए तैयार रहें। तब तक इसको आप पढ़ लें, दूसरा वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड क्या है? 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को पंजीकृत किया गया है। क्या करना है भैया, देखो भी इसका उद्देश्य यहाँ पर देखते हैं। 8 नवंबर 23 को एक राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है। बस इस विषय पर एक यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी मीटिंग का आयोजन किया गया। एनसीओएल के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर संगोष्ठी केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पाद को यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, अब ये 6 ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार के साथ ऑर्गेनिक उत्पाद को एक रिटेल आउटलेट के रूप में यहाँ पर क्या किया गया, शुरुआत की गई है। अब एकात्मकता की मूर्ति देख लेते हैं आदि शंकराचार्य जी की। आदि शंकर, जिन्हें आदि शंकराचार्य के रूप में जानते हैं, 8वीं शताब्दी के एक विद्वान थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे और व्यक्तिगत आत्मा यानी एकात्मा के सिद्धांत को मानते थे। केरल में के कालडी ग्राम में इनका नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। ये डिटेल हो गई। इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ 4 मठों की स्थापना करी थी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 21 सितंबर 23 को एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा बोलते हैं, ये चुनाव में क्या इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री वहाँ के बदल गए हैं। एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया और किसकी? आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति ओंकारेश्वर में है। क्या यहाँ पर संकरवत रणम नामक समारोह के दौरान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सामने नाम हो गया। ये दोस्तों आपका लास्ट पेज है, बस जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। इस अवसर पर चौहान ने यानी शिवराज सिंह चौहान ने अद्वैत लोक संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। आचार्य शंकर की एक बहुधातु प्रतिमा है। तो देखिए भैया क्या है कि प्रतिमा खंडवा जिले के पुरासा तहसील के पास लगाई गई है। 108 फीट की ऊंची है, चलने की मुद्रा में है और यहाँ पर देखिए कांसा, ठीक है, तांबा और टीन मिला के, शीशा मिला के बना है कांसे की, और 54 फीट ऊंचे एक आसन, पहले एक आसन बनता है फिर इस पर मूर्ति लगती है। ठीक है, और 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदस्य बेस यानी कमल जैसा है। ठीक है, मतलब अभी कैसे कमल की पत्ती बनाए ऐसे करके बना लेगा और फिर यहाँ पे एक बेस है, फिर ऊपर मूर्ति है। ठीक है, अब इस प्रतिमा की निर्मित ये 500 वर्षों से भी अधिक समय तक खड़ी रह सकती है और भारतीय चित्रकार वासुदेव कामत है। ये हमें थोड़े से कुछ इसकी इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए कुछ अन्य मूर्तियां कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, टैली करने को आ सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों गुजरात में है, तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु में है और गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में है। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में, भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु में और मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक में है। अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से बाहर है। 14 अक्टूबर 23 को मैरीलैंड अमेरिका में B.R. अम्बेडकर जी की 19 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया। भारत से बाहर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और अगर देश में बात करें तो ये हैदराबाद स्थित डॉक्टर अम्बेडकर विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है उसकी रेप्लिका है, यानी उसी जैसी हुबहू दूसरी बनाई गई। रामवी सुतार जी ने बनाया है इसको। ठीक है, और रामजी सुतार जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी में बनाया था जिसकी हाइट 182 मीटर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की।
ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई, इक्वलिटी हो गई, और ये बाहर इक्वलिटी वाली बनी गई है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी है, ये याद कर लीजिए। हैदराबाद में जो अंबेडकर जी की है वो 125 फुट की है, और यहाँ कितने फुट की बनाई गई है? 19 फुट की बनाई गई है, हमें ये याद रखना है। चलिए आगे पे आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। हल्दी बोर्ड का गठन, तो इसका वास्तविक नाम क्या है? कुरकुमा लोंगा है, ठीक है। ये क्या है? जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप है और एक सदाबहार औषधि गुण वाला, हल्दी में औषधि गुण होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो अब आगे हम लोग जो मेन पढ़ना है, जो समझते हैं। भारत सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है, और वैश्विक व्यापार में इंडिया 62% का यहाँ पर योगदान देता है। 4 अक्टूबर 23 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को क्या किया है? अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पाद के विकास के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है भाई, उत्पादन बढ़ाना है, खपत बढ़ाना है, जागरूकता बढ़ानी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार को विकसित करना है, और वैल्यू एडेड हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान को विकास करेगा। तो हल्दी बोर्ड है, तो पहली बार बना है, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है, क्योंकि जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो चीज़ हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर नारी शक्ति वंदन है, जिसको हम लोग अगले पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि इतने सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं शुरुआत से लेकर अभी तक। तो अब जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो पार्ट था, ये पहला पार्ट था आपका, और इसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। राष्ट्रीय परिदृश्य को 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम 50 मिनट की एक वीडियो जाएगी, और उतना टाइम तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा। आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा वन लाइनर पूरा जो पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, तो टाइम लगेगा। मैंने इसीलिए पहले खुद से स्वयं एनालिसिस करके उसको मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट रखने की कोशिश करी है। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।